दिल्ली के कनॉट प्लेस से पचकुनिया रोड की तरफ आगे बस्ती हसन रसूल में दाखिल होते ही यहाँ पर छोटे छोटे घरों के बाहर कई कब्रें नजर आती हैं। इनको देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह कब्रिस्तान है या बस्ती। यही एक बुलंद शख्सियत हकीम अजमल खान की कब्र है जो बेहद मामूली सी दिखाई देती है। यह कब्र उन्हीं हकीम अजमल खान की है जो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे हैं। वे चोटी के यूनानी चिकित्सक तो थे ही, वे रोज सैकड़ों रोगियों का इलाज करते थे। कुछ लोग उन्हें मसीहा हिंद भी कहते थे। हकीम अजमल खान की कब्र की देखभाल फौजिया करती हैं। वह यहाँ पर कुरान खानी और फातिहा पढ़ लेती हैं। फौजिया बताती हैं कब्र पर कोई मशहूर शख्स या हकीम साहब के परिवार का कोई सदस्य श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं आता। हालांकि इन आरोपों को हकीम साहब के पड़पोते और सुप्रीम कोर्ट के वकील मुनीब अहमद खान खारिज करते हैं। वो कहते हैं, मैं हकीम साहब की जयंती 11 फरवरी पर अपने भाई और परिवार के सदस्यों के साथ कब्र पर जरूर आता हूँ। यह अहाता हमारे परिवार का था, यहाँ हमारे बुजुर्ग दफन थे पर इधर कब्जे कर लिए गए। उनका इशारा उस महिला की तरफ था जो अपने को हकीम साहब की कब्र की रखवाली करने का दावा कर रही थी। मुनीब अहमद खान दिल्ली 6 के मशहूर लाल कुआं की उसी शरीफ मंजिल नाम की हवेली में रहते हैं जो हकीम साहब का घर हुआ करती थी। हमदर्द दवाखाना और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी को स्थापित करने वाले हकीम अब्दुल हमीद ने एक लेखक को 1995 में बताया था कि हकीम अजमल खान साहब के पास औरतों के मासिक धर्म और मिर्गी रोग की अचूक दवाएं होती थी। उनकी दवाओं को लेने से रामपुर के नवाब की बेगम मृत्युशैया से उठ खड़ी हुई थीं। वो 9 सालों तक रामपुर के नवाब के हकीम रहे। उनका निधन भी रामपुर में हुआ था। दिल्ली के पुराने लोग दावा किया करते थे कि उनका दिमाग इतना तेज था कि वह केवल मरीज का चेहरा देखकर उसकी किसी भी बीमारी का पता लगा लेते थे। पहली मुलाकात के बाद ही गांधी जी और हकीम अजमल खान में प्रगाढ़ता हो गई। गांधी जी ने ही हकीम अजमल खान को सलाह दी कि वे दिल्ली में एक बड़ा अस्पताल खोले ताकि यहाँ की आबादी को फायदा हो। तब तक हकीम साहब लाल कुआं से ही प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे लाल कुआं छोड़कर बाहर मरीजों को देखेंगे। उन्हें गांधी जी की सलाह पसंद आई। इसके बाद करोल बाग में नए अस्पताल और कॉलेज के लिए जमीन देखी गई। जब जमीन खोज ली गई तो हकीम साहब ने गांधी जी से तिब्बिया कॉलेज और अस्पताल का 13 फरवरी 1921 को उद्घाटन करवाया। हकीम साहब की पुश्तैनी हवेली शरीफ मंजिल ने अपना 300 सालों का सफर 2020 में पूरा कर लिया था। यह सन 1720 में तामीर हुई थी। शरीफ मंजिल को दिल्ली के सबसे पुराने आबाद घरों में से एक माना जा सकता है। इसमें अब हकीम अजमल खान के पड़पोते हकीम मसूर अहमद खान साहब सपरिवार रहते हैं। हकीम साहब ने गांधी का सहयोग आंदोलन में साथ दिया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे तथा 1921 में अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता भी की थी। हकीम साहब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले 5वें मुस्लिम थे। इससे पहले वे 1919 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने। वे मुस्लिम लीग के 1906 में ढाका में हुए पहले सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। वे 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के भी अध्यक्ष थे। दिल्ली सरकार की वेबसाइट में बताया गया है कि वे हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष रहे। शरीफ मंजिल से 2 मिनट के फासले पर मिर्जा गालिब का स्मारक है। मिर्जा गालिब का तो कभी कोई अपना घर हुआ ही नहीं। वे किराए के घर में ही रहते रहे पर अपनी जिंदगी के अंतिम 6 साल उस घर में रहे जिसे हकीम अजमल खान के वालिद हकीम गुलाम महमूद खान ने उन्हें किराए पर रहने के लिए दिया था। गालिब से सांकेतिक किराया लिया जाता था। जिस जगह गालिब का स्मारक बना हुआ है वो हकीम साहब के वालिद का ही था। दिल्ली के इतिहासकार आरवी स्मिथ के मुताबिक हकीम साहब की पहल पर ही उद्योग भवन से सटी सुनहरी मस्जिद को 1920 में रीडेवलप किया गया था। बीते दिनों सुनहरी मस्जिद चर्चा में थी क्योंकि नई दिल्ली नगर परिषद इसे यहाँ से हटाना चाह रही थी। उसका दावा है कि यह सड़क के बीचों बीच गोल चक्कर में स्थित है। कभी इस गोल चक्कर को हकीम जी का बाग कहा जाता था। इस छोटे से बाग में सुनहरी मस्जिद खड़ी है। हकीम अजमल खान जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक थे। उन्हें 22 नवंबर 1920 को इसका पहला कुलाधिपति चुना गया और 1927 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने इस पद को संभाला।
इस अवधि के दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय को अलीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट करवाया और आर्थिक तथा अन्य संकटों के दौरान व्यापक रूप से कोष इकट्ठा करके और प्रायः खुद के धन का उपयोग करके उन्होंने इसकी सहायता भी की। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हिंदी विभाग के प्रोफेसर आसिफ उमर कहते हैं कि जामिया की स्थापना गांधी जी के आशीर्वाद से हुई थी। गांधी के आह्वान पर उपनिवेशिक शासन द्वारा समर्थित या चलाए जा रहे सभी शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार करने के लिए राष्ट्रवादी शिक्षकों और छात्रों के एक समूह ने ब्रिटिश समर्थक इच्छा के खिलाफ विरोध पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छोड़ दिया था। इस आंदोलन के सदस्यों में हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और अब्दुल मजीद ख्वाजा प्रमुख थे। हकीम अजमल खान ने जामिया को 1925 में अलीगढ़ से करोल बाग दिल्ली में शिफ्ट किया। इसी कैंपस में मुंशी प्रेमचंद्र ने आगे चलकर अपनी मृत्यु से कुछ पहले अपनी अंतिम कहानी कफन लिखी थी। हकीम साहब ने शुरुआती दौर में अपनी जेब से जामिया के ज्यादातर खर्च उठाए थे। हकीम अजमल खान की कब्र की बुरी हालत को देखकर यह ख्याल जरूर आता है कि जिस इंसान ने भारत के लोगों खासकर मुसलमानों के लिए दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज और जामिया को खड़ा किया, उसे न सिर्फ दिल्ली बल्कि खुद को मुसलमानों का ठेकेदार कहने वाले लोग भी भूल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।